my dear student, welcome to exam fancier। जब अर्थ बोलता है तो धर्म शांत रहता है, जब अर्थ बोलता है तो धर्म शांत रहता है, और जब धर्म बोलता है तो अर्थ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सो इस वीडियो में हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। क्या पढ़ना है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको समझते हैं। समाज में दो प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति मिलता है और एक दूसरा ऐसा व्यक्ति मिलता है। अब ऐसा और वैसा मतलब, ये व्यक्ति है यूरोपीय, यानी यूरोपीय संस्कृति को क्या करता है? धारण करता है। यूरोपीय संस्कृति को धारण करता है मतलब ये उपभोक्तावादी है। क्या है? उपभोक्तावादी है। ये भारत का व्यक्ति है जो क्या है, इसको उपभोक्तावादी नहीं कह सकते। ये उतना ही पर्यावरण से लेता है या उतना ही पैसा रखता है जितना इसकी जरूरत है। इसको आध्यात्मिकता से जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार के व्यक्ति, जो यूरोपीय प्रकार के व्यक्ति पूरे विश्व में पाए जाते हैं, और इंडियन प्रकार के व्यक्ति पूरे विश्व में पाए जाते हैं। यूरोपियन और इंडियन का कहने का अर्थ यहाँ पर उपभोक्तावादी और गैर उपभोक्तावादी अर्थ है। अब ये व्यक्ति चाहता है अधिक से अधिक धन कमाना। क्या चाहता है? अधिक से अधिक धन कमाना। वर्तमान समय में जो गैर उपभोक्तावादी व्यक्ति है वो भी चाहता है धन कमाना, लेकिन वो धन कमाकर क्या करता है? समाज सेवा करता है। और ये धन कमाकर धन और कमाता है। ठीक है। अब ये जो समाज सेवा करने वाला व्यक्ति है, ये चाहता है कि मैं एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र मैं बना दूं जिसके द्वारा समाज सेवा होता रहे। यह व्यक्ति चाहता है कि मैं ऐसा तंत्र बना दूं, ऐसा सिस्टम बना दूं, ऐसा संगठन बना दूं जिससे समाज सेवा सतत रूप से होती है। अब जब ये ऐसे संगठन बनाने का प्रयास करता है, बनाता है, तो उसी को कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लक्ष्य क्या? लाभ कमाना नहीं है। उसका लक्ष्य क्या है? सोशल सर्विस या समाज का कल्याण। ठीक है। अब समझ में आ गया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन व्यक्ति स्थापित करता है और किस लिए स्थापित करता है। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस किस क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है? बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा। आपने कोई ऐसा संस्थान स्थापित किया जहां पर गरीबों को शिक्षा दी जा रही है। कोई अस्पताल हो सकता है। कोई SC ST को पढ़ाने वाला स्कूल हो सकता है। ठीक है। और क्या हो सकता है? वृद्ध व्यक्तियों के लिए हो सकता है, बालकों के लिए हो सकता है, महिलाओं के लिए हो सकता है। ठीक है। यानी विभिन्न तरीके से, विभिन्न लक्ष्य के माध्यम से यह संगठन सोशल सर्विस करता है। ठीक है। अब ये सोशल सर्विस करता है, ये अलग बात है। अब हमें जो पढ़ना है EPFO के एग्जामिनेशन, वो दूसरा है, उसमें हमें अकाउंट पढ़ना है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि सोशल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे
स्थापित होता है, क्या उसका लक्ष्य होता है। अब एक एग्जांपल आप ले लें तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है टाटा ट्रस्ट और एक है मिलिन। सो हम उदाहरण देखते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक है टाटा ट्रस्ट है और एक है मिलिंडा गेट फाउंडेशन। ठीक है, अब आशा करता हूं कि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये समझ गए। अब चलते हैं अपने मुख्य विषय पर जो ईपीएफओ में पूछा जाना है। ठीक, अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पहला पॉइंट इसका है कि एक लीगल एंटिटी होती है, एक लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, एंटिटी का मतलब जिसका अपना अस्तित्व हो। जैसे हम एक एंटिटी है, कोई दूसरा व्यक्ति एंटिटी है, एक कंपनी एक एंटिटी है, तो एक इकाई, एंटिटी मींस इकाई। हम कॉमर्स में इसको क्या कहते हैं, एंटिटी। जो कंपनी होती है उसको एंटिटी कहा जाता है, तो लीगल एंटिटी होती है। दूसरा, इसका कोई ओनर नहीं होता, इसका कोई ओनर नहीं होता। ठीक है, तीसरा, किसी कानून के अंतर्गत इसको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो एक कानून है कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की सूची किसमें, सूची 3 के अंतर्गत स्थापित किया जा सकता है। या एक है सोसाइटी एक्ट, या सोसाइटी एक्ट जो 1860 का, उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। ठीक है, लीगल एंटिटी होती है। इस पर आ सकता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लीगल एंटिटी होती है या नहीं, लीगल एंटिटी होती है। इसका कोई ओनर नहीं होता, इसे ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया जा सकता है। और तीसरा, कंपनी अधिनियम की अनुसूची 3 के अंतर्गत इसे स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी जो अकाउंट सिस्टम है वो कैसे चलता है, क्योंकि अकाउंट सिस्टम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके हम अकाउंट सिस्टम को देखते हैं। अब इसके 3 प्रकार के अकाउंट सिस्टम होते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट अकाउंट। इसको देखते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। पहले तो ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाने के लिए स्थापित नहीं हुआ, पैसा कमाने के लिए स्थापित नहीं हुआ है, और कोई वो कंपनी नहीं चला रहा है कि उसके पास पैसा आएगा। तो अभी हम देखेंगे कि पैसा कैसे आता है, वो अलग टॉपिक है, लेकिन पैसा किसी तरह उसके पास आता है। ठीक है, पैसा किसी तरह उसके पास आता है। तो जितने भी रिसीप्ट उसे होगी, जितनी भी रिसीप्ट होगी उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, साइड में लिखेंगे। किसमें, हम अभी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख रहे हैं। जितने भी रिसीप्ट होगी उसको कहाँ लिखेंगे,
डेबिट साइड में लिखेंगे। दूसरा, जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, वो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसको आपको रट जाना है, ठीक है। कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे और क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा? जो रिसीप्ट होगा, ठीक है। और एक्सपेंडिचर में जो खर्च होगा, जो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, जो खर्च होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसके बारे में है, तीसरा पॉइंट है कि डबल एंट्री सिस्टम इसमें प्रयोग नहीं होगा। क्या? डबल एंट्री सिस्टम प्रयोग, डबल एंट्री सिस्टम प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। पहला, जो भी रिसीप्ट होगा डेबिट साइड में लिखा जाएगा, जो भी खर्चा होगा किस में लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इसमें डबल एंट्री सिस्टम नहीं होगा। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि अगर एक जगह पैसा आता है तो दूसरे जगह जाता है। यानी कि जैसे आपकी कंपनी है, कंपनी में कोई सामान है, तो अगर सामान आपने बेचा तो आपके पास कैश आया, लेकिन आपके पास कैश आया तो आपका सामान भी गया, नहीं, सामान में कमी हुई। एक जगह कैश बढ़ा, दूसरी जगह सामान में कमी हुई। इसे ही बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। और इसमें केवल कैश को ही क्या आधार मानते हैं, क्या कैश को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। महत्व दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया पहला, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिस्टम। अब दूसरा जो है वो है क्या? एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, अकाउंट। क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसके पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा अकाउंट है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब हमने अकाउंट सिस्टम पढ़ा तो उसमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी होता था, जिसमें हम लाभ हानि को दर्शाते थे। तो ये सेम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान है, ठीक है। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान है, ठीक है। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये एक प्रकार का क्या है? रेवेन्यू अकाउंट है, एक प्रकार का रेवेन्यू अकाउंट है। ये आपको याद रखना है। क्या है? पहला पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान है। दूसरा पॉइंट, यह एक रेवेन्यू अकाउंट है। क्या है? रेवेन्यू अकाउंट है, ठीक है। अब ये अकाउंट केवल चल रहे वर्ष के लिए होता है, चल रहे वर्ष, ठीक है। यानी कि एक वर्ष का ये अकाउंट होगा, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो तीसरा है बैलेंस शीट। तीसरा क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? एक स्टेट ऑफ
टाइम पर आपको ये बता देता है कि उस संगठन की वित्तीय स्थिति क्या है, उस संगठन की वित्तीय स्थिति क्या है। अब इनके पास जो भी कैश है उसको एसेट मानते हैं, जो भी बिल्डिंग है, लैंड है, उसको हम एसेट मानते हैं, ठीक है। अगर एसेट अगर निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इनकम माइनस लायबिलिटी, यानी उसका आय कितना है और वो कितनी देनदारी है उसको और माइनस कर दिया जाए तो एसेट निकल आता है, एसेट निकल आता है। इसको यहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इसे कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो यहां पर आएगा, जो इसकी एसेट है उसको कैपिटल फंड बोलते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। एक प्रकार से क्या है, सरप्लस है कि ये जो कहीं से आ नहीं रहा है पैसा इसके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, अभी हम मान के चलते हैं। अब इसके पास जो भी पैसा आया और उसको लायबिलिटी उसने कर्मचारी में बांट कर जो बचा उसको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल फंड। क्या मानते हैं, कैपिटल फंड। अभी हम देखते हैं पैसा कहां कहां से आता है, ठीक है, कहां कहां से आता है। अब ये 3 अकाउंट इसमें बनते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये पैसा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पाते हैं वो कहां कहां से आता है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 3 अकाउंट हो गया, ये याद रखना है आपको। कैपिटल फंड कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू अकाउंट होता है। ये 2 पॉइंट इसमें आपको इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा कैसे आता है, क्या पैसा कैसे आता है, ठीक है। पहला, डोनेशन। कोई ऐसा संगठन है जो सोशल वर्क कर रहा है, तो सोशल वर्क कर रहा है तो उसको बहुत से लोग क्या दान देते हैं, क्या देते हैं, दान देते हैं, तो उसको बोलते हैं डोनेशन। अब डोनेशन 2 प्रकार के, यहां पर हम डोनेशन 2 प्रकार के देखेंगे। एक जनरल डोनेशन, जनरल, एंड एक स्पेसिफिक डोनेशन। 2 प्रकार के डोनेशन होते हैं। अब जनरल डोनेशन जो है, इस डोनेशन को ऐसे हम समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी संस्थान को पैसा दिया, दे दिया और कुछ नहीं बोला। जैसे इलाहाबाद में एक संस्थान है स्वराज विद्यापीठ। अब स्वराज विद्यापीठ को जो डोनेशन मिल रहा है, डोनेशन दिया जा रहा है, लेकिन देने वाला और कुछ नहीं कहता, वो देकर चला जाता है, तो इसको बोलते हैं जनरल डोनेशन। अब अगर कोई ऐसा डोनेशन आता है जिसमें वो बताता है कि आपको ये जो मैं डोनेशन दे रहा हूं इसको आपको यहां पर काम करना है, यहां पर लगाना है, क्या यहां पर लगाना है, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं, एक कोई वृद्धा आश्रम है, ठीक है। अब वहां पर एक व्यक्ति आता है डोनेशन देने, उसने डोनेशन दे दिया, अपना नाम लिखवा दिया, चला गया। दूसरा व्यक्ति जो आता है वो डोनेशन देता है और उसके साथ वो ये कहता है कि ये जो मैंने डोनेशन दिया है वो वृद्ध व्यक्तियों को, क्या जो समस्या है, किसे, स्वास्थ्य की जो समस्या है उसी में पैसा खर्च होना चाहिए। केवल किसमें, स्वास्थ्य में जो समस्या है उसी में पैसा खर्च होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया।
क्या हो गया, स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। अब ये जनरल जो डोनेशन है वो आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये आपको याद रखना है, क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है। अब जो स्पेसिफिक डोनेशन है, जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो कैपिटल अकाउंट में। किसमें, कैपिटल अकाउंट में। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। अब हो गया डोनेशन, क्या हो गया, डोनेशन हो गया। अब देखते हैं दूसरा मेथड, और कैसे पैसा आता है। तो ये आपको याद रखना है, कैपिटल अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या, सब्सक्रिप्शन। जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास बहुत सारे सदस्य भी होते होंगे, बहुत सारे सदस्य होते होंगे। तो सदस्य से जो पैसा लिया जाता है, सदस्य से जो पैसा लिया जाता है, या वो सदस्य से एक साल में जो पैसा लिया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। अब इसको हम कैसे समझते हैं। आप हॉटस्टार चला रहे हैं, क्या, हॉटस्टार चला रहे हैं। अब हॉटस्टार चलाने के लिए आपको एक वर्ष में 500 रुपया देना है। तो ये आपका क्या है, सब्सक्रिप्शन फीस है। सेम इसको यहां पर अप्लाई कर दे। जैसे दूसरा उदाहरण, पुस्तकालय है, कोई सार्वजनिक पुस्तकालय है। अब एक साल आप वहां जाते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको कुछ फी देना पड़ता है। तो वो एक साल का जो फी है उसी को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन फी। अब इसको किस अकाउंट में रखेंगे, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये चीजें आपको याद करनी है। सब्सक्रिप्शन क्या है ये समझ में आ गया। अब किस में रखा जाएगा ये आपको याद करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंट्रेंस फीस। कोई पुस्तकालय है, अब पुस्तकालय जहां है उसके अगल बगल बहुत सारे रिच पर्सन रहते हैं। क्या रहते हैं, रिच पर्सन रहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं इसका सदस्य बन जाऊं। क्या बन जाऊं, सदस्य बन जाऊं। सदस्य बनने से उनका फायदा तो कुछ नहीं है, बस क्या होगा, मोहल्ले में उनका नाम हो जाएगा कि वो वहां के सदस्य हैं। ठीक है। तो सदस्य बनने के लिए जो फी लेता है कौन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं एंट्रेंस फी। ये किस में रखा जाता है, कैपिटल फंड में। किसमें, कैपिटल फंड में। ये आपको याद रखना है, किसमें रखा जाता है, कैपिटल फंड में। ठीक है। अब कैपिटल फंड जो हमने अभी 3 अकाउंट पढ़ा, कैपिटल फंड किसका भाग है ये आपको याद रखना है। ठीक है, बैलेंस शीट, एंट्रेंस फी हो गया। अब देखते हैं अगला, अगला है लिगेसी। क्या, तीसरा है लिगेसी। अब लिगेसी क्या होता है पहले इसको समझते हैं। राजेश खन्ना, राजेश खन्ना की डेथ होती है। डेथ के पहले ही वो ये कह के जाते हैं कि मेरी जो पूरी संपत्ति है वो किसकी होगी, डिम्पल कबाड़िया की। तो ये जो संपत्ति पूरी है डिम्पल कबाड़िया के पास गई, तो इसी को सामान्यतः लिगेसी बोलते हैं। लेकिन जब हम बिजनेस के
के संदर्भ में देखेंगे तो इसका थोड़ा अर्थ बदल जाता है। क्या बदल जाता है उसको देखते हैं। कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में देखते हैं। कोई व्यक्ति है, क्या कोई व्यक्ति है, उसने दान दिया। क्या किया? दान दिया। ठीक है। अब दान में संपत्ति कुछ भी हो सकती है, क्या कैश भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है। ठीक है, हम कैश मानते हैं। अब कैश में उसने मान लेते हैं 5 करोड़ दान दिया। ठीक है, क्या 5 करोड़ दान दिया और इसको क्या करा दिया? एफडी में करवा दिया। क्या करा दिया? एफडी करा दिया। दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब 5 करोड़ जो उसने दान दिया वो बैंक में जमा हो गया और उसने बोला कि मेरे मरने के बाद ये जो 5 करोड़ मैं बैंक में जमा कर रहा हूं वो किसी ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा। क्या मेरे मरने के बाद जो मैं पैसा जमा कर रहा हूं बैंक में वो किसका हो जाएगा? इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा। तो उस समय जब दान मिलता है उसे लीगेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीगेसी। कोई व्यक्ति क्या करता है? कुछ संपत्ति दान देता है और संपत्ति में बताता है दान देते समय कि मेरे मरने के बाद ये जो मेरी संपत्ति है किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हो जाएगी। तो इसे ही क्या बोलेंगे? लीगेसी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है इंडाउमेंट फंड डोनेशन। क्या? इंडाउमेंट फंड डोनेशन। इंडाउमेंट फंड डोनेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये थोड़ा लीगेसी से अलग है। क्या? थोड़ा लीगेसी से अलग है। कोई व्यक्ति दान देता है, ठीक है, 5 करोड़ दान देता है या बैंक में जमा कराता है किसी संस्थान के नाम और वो कहता है इससे जो भी ब्याज आएगा, क्या इससे जो भी इनकम होगा उसे किसी विशेष काम में लगाया जाएगा। यानी ये 5 करोड़ आपका ही है लेकिन इससे जो ब्याज आपको मिल रहा है इसको विशेष में लगाना है और इसको संस्था के नाम पर रखना है। तो इसको बोलते हैं इंडाउमेंट फंड डोनेशन। क्या बोलते हैं? इंडाउमेंट फंड डोनेशन। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम क्या है? क्या ऑनोरेरियम क्या है? जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी दक्ष व्यक्ति से क्या लेते हैं? सेवा लेते हैं। जैसे कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो अपने आईटी सेक्टर को या आईटी सेक्टर के कार्य के लिए किसी व्यक्ति से क्या लेता है? सेवा लेता है। जैसे एग्जाम्पल, अब कोई ऐसा संस्थान है जैसे टाटा ट्रस्ट, ठीक है। अब टाटा ट्रस्ट किसी से क्या लेता है? सेवा लेता है। मान लेते हैं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अब ये ट्रस्ट जो है ये सोशल वर्कर के लिए है, ये भी सोशल वर्कर के लिए है। अब ये जो सर्विस देगा, अगर सोशल वर्कर नहीं है तब भी अगर ये जो सर्विस देगा उसके बदले में टाटा ट्रस्ट कुछ जो भी इसको देगा उसको बोलेंगे ऑनोरेरियम। क्या बोलेंगे?
ऑनरेरी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि और क्या इसमें हो सकता है। लाइफ मेंबरशिप फीस, क्या लाइफ मेंबरशिप फी। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो उस संस्था के लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहते हैं। किसमें बनना चाहते हैं? लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहते हैं। तो उसके लिए संस्था कुछ फी रखती है। इसी जो मैं बता रहा हूं, इसी सबसे क्या होता है, संस्था के एसेट का निर्माण होता है। तो लाइफ मेंबर फी पूछा जाएगा किसमें रखा जाता है, किसमें रखा जाता है? तो कैपिटल फंड में रखा जाएगा, कैपिटल फंड में रखा जाएगा। पॉइंट ये आपको याद करना है कि लाइफ मेंबरशिप फी है वो किस फंड में रखा जाएगा, तो किस में रखा जाएगा? कैपिटल फंड में रखा जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।